नमस्कार मित्रों, हम एमपीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के पाठ्यक्रम के अनुसार हमारी काव्य शास्त्र की इकाई जो है इकाई नंबर 8 को पढ़ रहे हैं। उसमें हम भारतीय काव्य शास्त्र की अवधारणा और विभिन्न काव्य संप्रदायों पर प्रकाश डाल चुके हैं पिछले वीडियो में। अब हम काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन पढ़ेंगे इस वीडियो में, इसलिए बिना समय गंवाए हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। प्रस्तावना ये है कि किसी भी वस्तु के निर्माण में कुछ आवश्यक साधन होते हैं जिनके अभाव में वस्तु का सृजन संभव नहीं हो सकता। जिन साधनों या कारणों से वस्तु का निर्माण होता है वस्तुतः वे साधन हेतु कहलाते हैं। काव्य का साहित्य की सर्जना के लिए कुछ आवश्यक का कारण हेतु होते हैं, कारण या अथवा हेतु होते हैं। काव्य की सर्जना जो होती है उसके लिए कुछ आवश्यक कारण होते हैं। इनकी संख्या 3 मानी गई है: प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। इन हेतुओं में प्रतिभा का विशेष महत्व है क्योंकि इसके बिना मौलिक या नवीन रचना नहीं की जा सकती। प्रतिभा के साथ व्युत्पत्ति और अभ्यास नामक अन्य 2 हेतुओं के योग से रचना में व्यापकता और उत्कृष्टता आती है। किसी प्रयोजन से ही व्यक्ति कार्य करने की ओर अग्रसर होता है। ऐसा देखा जाता है कि मंदबुद्धि भी बिना प्रयोजन किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता है। प्रयोजन से एकाग्रता और संलग्नता आती है। प्रयोजन से रचनाकार और भावकों की मनः स्थिति भी समझी जा सकती है। काव्य हेतु, अभिप्राय एवं आयाम। काव्य हेतु से अभिप्राय कुल काव्य रचना के मूल कारणों से है। भारतीय काव्य शास्त्र के आचार्यों ने काव्य निर्माण के 3 हेतु स्वीकार किए हैं: प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। काव्य हेतुओं के संबंध में आचार्यों में 2 वर्ग हैं। एक वर्ग के आचार्य काव्य रचना के लिए प्रतिभा को ही हेतु के रूप में मान्यता प्रदान करते हैं तथा अन्य 2 हेतुओं व्युत्पत्ति और अभ्यास को सहायक कारण मानते हैं। 2 वर्ग में आचार्य बट गए हैं। उन्होंने प्रतिभा को प्रमुख रूप से माना है और दोनों सहायक माने हैं, व्युत्पत्ति और अभ्यास। और भामह, रुद्रट, वामन, पंडित राज जगन्नाथ आदि आचार्यों की ऐसी मान्यता है। किंतु दूसरे वर्ग के आचार्य, जिसमें दंडी, भट्ट, मम्मट आदि प्रमुख हैं, काव्य रचना के लिए प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों को आवश्यक मानते हैं, बराबर का स्थान देते हैं। भामह, रुद्रट, पंडित जगन्नाथ आदि ऐसे हैं जो केवल प्रतिभा को प्रमुख रूप से मानते हैं और व्युत्पत्ति और अभ्यास को सहायक मानते हैं। जबकि जो अन्य आचार्य हैं, दंडी, वाग्भट और मम्मट, इन्होंने इन तीनों को बराबर महत्व दिया है। प्रतिभा क्या होती है? प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास 3 प्रकार बता दिए, 3 अंग बता दिए उन्होंने। अब उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। प्रतिभा वह शक्ति है जिसके द्वारा मौलिक और अपूर्व कार्य संपन्न होते हैं। नवीन उद्भावना और चिंतन की जन्मदात्री प्रतिभा ही है। जैसे आपके अंदर कोई मौलिक चीज़ आई, मौलिक भाव आया, तो वह प्रतिभा के दम पर आता है। भारतीय काव्य शास्त्र में प्रतिभा के स्वरूप और भेदों का गंभीर एवं सूक्ष्म विवेचन किया गया है। अब हम प्रतिभा के संबंध में भारतीय आचार्यों के मतों का अनुशीलन करेंगे। प्रतिभा वह शक्ति है जिसके द्वारा मौलिक और अपूर्व कार्य संपन्न होते हैं। नवीन उद्भावनाओं और चिंतन की जन्मदात्री प्रतिभा ही है। भारतीय काव्य शास्त्र में प्रतिभा के स्वरूप और भेदों का गंभीर एवं सूक्ष्म विवेचन किया गया है। भेदों। हम प्रतिभा के संबंध में भारतीय आचार्यों के मतों का अनुशीलन करते हैं। भामह ने प्रतिभा के बारे में क्या कहा है, भामह का क्या काव्य ग्रंथ है, वो भी बताया जाएगा। भामह काव्य शास्त्र के आदि आचार्य माने जाते हैं। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ काव्यालंकार है। ये लिख लीजिएगा आप। ये पूछे जाते हैं, जो इनके ग्रंथ हैं वो प्रश्न पूछे जाते हैं। जिसमें प्रतिभा के संबंध में उनके
मौलिक विचार व्यक्त हुए हैं। आचार्य भामा प्रतिभा को काव्य रचना का प्रमुख हेतु मानते हैं। प्रतिभा के द्वारा ही श्रेष्ठ काव्य रचना हो सकती है, किंतु उनके मतानुसार यह प्रतिभा किसी विरले में ही दृष्टिगत होती है। जड़ बुद्धि भी गुरु के उपदेश से शास्त्र का ज्ञाता हो सकता है, किंतु काव्य रचना तो किसी प्रतिभावान से ही हो सकती है। इस प्रकार आचार्य भामा के अनुसार दोष रहित श्रेष्ठ काव्य की रचना हेतु प्रमुख हेतु प्रतिभा है। दंडी 7वीं शताब्दी, भामा 6वीं शताब्दी। दंडी का जो ग्रंथ था, जो इनका लिखा हुआ ग्रंथ है, वो काव्यादर्श है। आचार्य दंडी ने काव्य रचना के लिए 3 काव्य हेतुओं प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को आवश्यक माना है। उनकी दृष्टि में केवल प्रतिभा से ही काव्य सर्जना नहीं हो सकती। काव्य रचना के लिए प्रतिभा के साथ साथ शास्त्र ज्ञान तथा अभ्यास की आवश्यकता पर दंडी ने विशेष बल दिया है। नैसर्गिक जन्मजात प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान और निरंतर अभ्यास काव्य के कारण हेतु होते हैं, किंतु दंडी उन्हें भी काव्य रचना के लिए निरुत्साहित नहीं करते जिनमें जन्मजात प्रतिभा नहीं है। यदि ऐसा व्यक्ति अध्ययन और काव्य रचना का अभ्यास करता है तो उस पर सरस्वती की कृपा होती है और काव्य रचना में समर्थ होता है। वामन, जिनका समय 8वीं शताब्दी है। आचार्य वामन ने प्रतिभा को कविता का मूल या बीज माना है, किंतु अन्य 2 हेतुओं को भी महत्व प्रदान किया है। पूर्व रचित काव्यों का अनुशीलन और काव्यज्ञ के लिए आवश्यक है। उन्होंने अवधान, चित्त की एकाग्रता, एकांत स्थान और बाह्य मुहूर्त को काव्य रचना का लिए उपयोगी माना है। इस प्रकार वामन प्रतिभा को रीति संप्रदाय के जो हैं प्रवर्तक थे वामन, ये आपको याद होगा। वामन प्रतिभा को महत्वपूर्ण काव्य हेतु मानते हुए व्युत्पत्ति और अभ्यास पर विशेष बल देते हैं। रुद्रट, जिनका समय है 9वीं शताब्दी का आरंभ। आचार्य रुद्रट ने प्रतिभा के साथ व्युत्पत्ति और अभ्यास को भी काव्य हेतुओं में महत्व दिया है। प्रतिभा को रुद्रट ने 2 भेद भी किए हैं। सहजा, जो जन्मजात होती है, उत्पाद्या, जो शास्त्र और लोक से अर्जित की जाती है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। रुद्रट ने प्रतिभा को भी 2 भाग बांटे हैं, एक तो सहजा और दूसरा उत्पाद्या। बहुत महत्वपूर्ण है। सहजा जो जन्मजात है, उत्पाद्या जो अभ्यास करके, पढ़ लिख करके, शास्त्रों के और लोक के ज्ञान को प्राप्त करके अर्जित की जाती है। रुद्रट प्रतिभा को काव्य का मूल हेतु स्वीकार करते हैं, उसे ही शक्ति मानते हैं। आनंदवर्धन 9वीं शताब्दी विक्रम में इनका समय है। आचार्य आनंदवर्धन के अनुसार प्रतिभा कविता का मूल है। व्युत्पत्ति को भी उन्होंने महत्व दिया है। उनका मत है कि व्युत्पत्ति के अभाव में कवि की रचना में अनेक दोष आ जाते हैं, किंतु प्रतिभा से ये दोष कम हो जाते हैं। इस प्रकार उन्होंने प्रतिभा और व्युत्पत्ति दोनों की आवश्यकता को प्रतिपादित किया है। राजशेखर, जिनका समय है विक्रम की 9वीं शताब्दी का मध्य, सुप्रसिद्ध काव्यशास्त्री ग्रंथ काव्य मीमांसा के रचनाकार। आचार्य राजशेखर ने काव्य हेतुओं की विवेचना करते हुए प्रतिभा और व्युत्पत्ति को प्रमुख काव्य हेतु स्वीकार किया है। इन दोनों के योग से कवि कर्म में श्रेष्ठता आती है। उन्होंने प्रतिभा और व्युत्पत्ति को केंद्र में रखकर कवि के 2 प्रकार विकसित किए हैं, प्रतिभा संपन्न काव्य कवि और व्युत्पत्ति युक्त कवि शास्त्र कवि। अभ्यास को बाह्य काव्य मानते हैं। राजशेखर शक्ति को काव्य का मूल मानते हैं। यह शक्ति प्रतिभा का पर्याय नहीं है। मम्मट जो है, इनका जो काव्य मीमांसा है इसको जरूर याद रखिएगा। राजशेखर का काव्य मीमांसा है। आनंदवर्धन ने कौन सा ग्रंथ लिखा है, इसमें नहीं लिखा है। रुद्रट ने नहीं लिखा है। वामन का जो है ग्रंथ है वो भी नहीं लिखा है। आपको वो याद रखना है, दंडी का ग्रंथ काव्यादर्श और काव्य अलंकार भामह का ग्रंथ। आगे पढ़ते हैं। मम्मट जो हैं उन्होंने काव्य प्रकाश इनका ग्रंथ है। काव्य हेतुओं में शक्ति, प्रतिभा, निपुणता, व्युत्पत्ति और अभ्यास की विवेचना करते हैं। उन्होंने प्रतिभा को कवित्व का बीज कहा है। शक्ति ही कवित्व बीज स्वरूपा या
याम विना काव्य न प्रसूत। काव्य प्रकाश 1:13 में लिखा है, किंतु निपुणता और अभ्यास को शक्ति प्रतिभा के साथ सम्मिलित मानते हैं। इनका जो वाक्य है फिर से पढ़ लेते हैं। शक्ति कवित्व बीज रूपः याम विना काव्य न प्रसूत। पंडित जगन्नाथ, इन्होंने काव्य हेतुओं में केवल प्रतिभा को मान्यता दी है, इसीलिए उन्हें प्रतिभावादी आचार्य भी कहा जाता है। उनकी मान्यता है प्रतिभैव केवल कारणम। रसगंगाधर में इन्होंने लिखा है, रसगंगाधर इनका ग्रंथ है। पंडित राज जगन्नाथ का रसगंगाधर ग्रंथ है, याद रखिएगा। उन्होंने लिखा है प्रतिभैव केवल कारणम, केवल प्रतिभा को ही मान्यता दी है। इस प्रकार वे व्युत्पत्ति और अभ्यास किसी किसी में बाल्यावस्था से ही काव्य रचना की क्षमता दिख जाती। यद्यपि आचार्य जगन्नाथ की इस मान्यता का खंडन भी हुआ है। आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा ने उनके मत को अतिवादी माना है, क्योंकि केवल प्रतिभा काव्य निर्माण का हेतु नहीं है। अब प्रतिभा के स्वरूप पर बात कर लेते हैं। प्रतिभा के स्वरूप पर कुछ आचार्यों ने विशेष रूप से प्रकाश डाला है, जिनमें आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त, भट्टतोत आदि प्रमुख हैं। आनंदवर्धन मानते हैं कि प्रतिभा वह शक्ति है जिसके द्वारा प्राचीन विषयों को भी नवीन रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। आनंदवर्धन क्या कहते हैं? प्रतिभा वह शक्ति है जिसके द्वारा प्राचीन विषयों को भी नवीन रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे है, आचार्य अभिनव गुप्त ने प्रतिभा के स्वरूप का निरूपण करते हुए उसे अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा कहा है। अपूर्व वस्तुओं का निर्माण केवल प्रतिभा के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए उसे नवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा माना है। आचार्य अभिनव गुप्त ने प्रतिभा के स्वरूप का निरूपण करते हुए उसे अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा कहा है और अपूर्व वस्तुओं का निर्माण केवल प्रतिभा के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए उसे नवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा माना है। आचार्य महिमभट्ट ने कवि की प्रतिभा को शिव के तृतीय नेत्र से उपमित किया है। आचार्य महिमभट्ट ने कवि की प्रतिभा को शिव के तृतीय नेत्र से उपमित किया है, जिसकी शक्ति से वह त्रिलोक में स्थित भावों का साक्षात्कार करता है। आचार्य पंडित जगन्नाथ प्रतिभा का स्वरूप स्पष्ट करते हुए कहते हैं, साच काव्य घटनानुकूल शब्दार्थों परिस्थिति, अर्थात प्रतिभा के द्वारा ही काव्य में वर्णनीय घटना के लिए शब्द और अर्थ की समुचित योजना होती है। अब प्रतिभा के प्रकार कितने हैं? 2 प्रकार माने हैं रुद्रट ने, सहजा और उत्पाद्या। सहजोत्पाद्या सा द्विधा भवति। रुद्रट ने कहा है, प्रतिभा शक्ति के 2 भेद हैं, सहजा और उत्पाद्या। उनके अनुसार सहजा प्रतिभा जन्मजात होती है और उत्पाद्या अध्ययन आदि से अर्जित होती है। राजशेखर प्रतिभा के 2 भेद स्वीकार करते हैं, कार्यत्री और भावयत्री। इनमें से प्रथम का संबंध कवि कर्म से है, कार्यत्री, और भावयत्री का संबंध दूसरे का संबंध आलोचना कर्म से है। उन्होंने कार्यत्री प्रतिभा के पुनः 3 प्रकार बताए हैं, सहजा, आहार्या और औपदेशिकी। सहजा प्रतिभा यह पूर्व जन्म के संस्कारों से प्राप्त होती है। इस जन्म में अल्प प्रयत्न के उद्दीप्त हो जाती है। आहार्या प्रतिभा जो है, यह प्रतिभा वर्तमान जीवन के संस्कारों से उत्पन्न होती है, अतः इसके लिए अधिक अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। औपदेशिकी प्रतिभा जो है, देवता, गुरु, तंत्र मंत्र आदि से उद्भूत प्रतिभा औपदेशिकी है। उपदेश आदि से प्राप्त होने के कारण इसे औपदेशिकी कहते हैं। इसका संबंध वर्तमान जीवन से रहता है। आचार्य हेमचंद्र ने प्रतिभा के 2 प्रकार निरूपित किए हैं, सहजा और औपाधिकी। हेमचंद्र ने सहजा को तो सहजा रखा है, लेकिन उत्पाद्या को औपाधिकी के नाम से कहा है। स्वतः अपने आप स्फुरित होने वाली प्रतिभा को सहजा कहते हैं।
मंत्र और देवाराधना आदि से प्राप्त होने वाली प्रतिभा उपाध्य की है। पंडित राज जगन्नाथ भी प्रतिभा में विविधता और अनेक रूपता का उल्लेख करते हैं। उनकी मान्यता है कि सभी कवियों में एक प्रकार का ही प्रतिभा देखी नहीं जाती है, सभी में उद्भावनाएं पृथक पृथक होती हैं। इसका कारण प्रतिभा की विविधता ही है। व्युत्पत्ति पर हम बात करेंगे। व्युत्पत्ति जो शब्द है, पहला हमारा क्या था? प्रतिभा। अब दूसरा व्युत्पत्ति है, तीसरा अभ्यास है। व्युत्पत्ति शब्द वि उपसर्ग पूर्वक उत्पत्ति शब्द से बनता है। इसका तात्पर्य है लोक संसार में जो भी कुछ उत्पन्न है उसका विशेष ज्ञान होना व्युत्पत्ति है। वास्तव में इसके अंतर्गत लोक व्यवहार और प्रकृति आदि विभिन्न विषयों का ज्ञान समाहित रहता है। इसीलिए व्युत्पत्ति को बहुज्ञता भी कहा जाता है। व्युत्पत्ति को क्या कहा जाता है? बहुज्ञता। यह अर्थ काव्य शास्त्र के सभी आचार्यों द्वारा मान्य है। आचार्य मम्मट ने इसे निपुणता की संज्ञा दी है। व्युत्पत्ति के भी दो प्रकार होते हैं, भेद होते हैं, शास्त्रीय और लौकिक। शास्त्रीय व्युत्पत्ति अध्ययन से प्राप्त होती है तथा लौकिक व्युत्पत्ति लोक के अनुभव एवं निरीक्षण से प्राप्त होती है। लोक के निरीक्षण और शास्त्रों के मनन चिंतन तथा काव्य परंपरा का गंभीर अध्ययन करने से कवि में निपुणता आती है और उसका अनुभव जन्य ज्ञान भी विस्तृत होता है, जिसके माध्यम से वह काव्य को जीवन और समाज के निकट लाने में समर्थ होता है। व्युत्पत्ति का क्षेत्र असीमित होता है क्योंकि लोक और शास्त्र की कोई सीमा नहीं मानी गई। व्युत्पत्ति का अधिकाधिक ज्ञान होने से काव्य दोषों में कमी आती है। व्युत्पत्ति के ज्ञात के अभाव में काव्य में असंगतियाँ और अनौचित्य आ सकता है। काव्य को उत्कृष्ट और दोष रहित और सहृदय आह्लादक बनाने के लिए व्युत्पत्ति का यथेष्ट ज्ञान होना आवश्यक है। काव्य को उत्कृष्ट, दोष रहित और सहृदय आह्लादक बनाने के लिए व्युत्पत्ति का यथेष्ट ज्ञान होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न नहीं है, क्षमा कीजिए, अगला प्रकार है, भेद है, अंतिम भेद है अभ्यास। काव्य हेतुओं में 3 भेद होते हैं जैसा कि हम पढ़ रहे हैं। पहला था प्रतिभा, दूसरा है व्युत्पत्ति जो हम पढ़ चुके हैं अभी, और तीसरा काव्य हेतु है अभ्यास। काव्य हेतु में अभ्यास महत्वपूर्ण कारक है। आचार्य राजशेखर के अनुसार निरंतर प्रयास करना अभ्यास है। काव्य रचना की पुनः प्रवृत्ति अभ्यास कहलाता है। सभी आचार्यों ने अभ्यास को प्रतिभा को पोषक एवं संस्कारक माना है। सभी आचार्यों ने अभ्यास को प्रतिभा का पोषक और संस्कारक माना है। आचार्य दंडी का मत है अभ्यास पूर्वक वाणी की उपासना करने पर अवश्य ही वह अनुग्रह करती है। यह तो निश्चित है कि श्रेष्ठ कवियों से शिक्षा प्राप्त कर, अनुभव से अवगत होकर काव्य रचना का अभ्यास करने से काव्य में उत्कृष्टता आती है तथा काव्य गुणों से समृद्ध और दोषों से रहित हो जाता है। यह माना जाता है कि अभ्यास के अभाव में प्रतिभा भी कुंठित होने लगती है। अभ्यास से काव्य में पूरा निखार आ जाता है, कवि की अभिव्यंजना शक्ति बढ़ती है तथा भावाभिव्यक्ति सौष्ठवपूर्ण, माधुर्य युक्त और प्रतिभाशाली प्रभावशाली होती है। आचार्य हेमचंद्र काव्यानुशासन में मानते हैं कि अभ्यास से प्रतिभा संस्कारित होकर कामधेनु जैसी हो जाती है और काव्यामृत प्रदान करती है। अभ्यास संस्कृता ही प्रतिभा काव्यामृत कामधेनुर्भवति। क्या लिखा है उन्होंने? अभ्यास संस्कृता ही प्रतिभा काव्यामृत कामधेनुर्भवति। अभी तक हम पढ़ रहे थे काव्य हेतु, अब हम पढ़ेंगे काव्य प्रयोजन। काव्य हेतु क्या होता है आप पढ़ चुके हैं। जो सहायक सिद्ध होते हैं, जो काव्य की रचना में सहायक सिद्ध होते हैं, वो काव्य हेतु कहलाते हैं। और काव्य प्रयोजन आशय और परिधि पर हम प्रकाश डालेंगे। काव्य प्रयोजन क्या होता है कि कोई उद्देश्य होगा किसी चीज़ को करने का, उसी के अंतर्गत काव्य प्रयोजन भी है कि काव्य को रचने का क्या प्रयोजन है। संसार की प्रत्येक रचना उद्देश्यपूर्ण होती है, यहाँ कुछ भी प्रयोजन रहित नहीं होता। काव्य रचना का जीवन और जगत से घनिष्ठ संबंध है।
अतः उसके भी कुछ प्रयोजन हैं। काव्य रचना में कवि के उद्देश्य ही प्रयोजन के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों द्वारा काव्य प्रयोजनों पर गंभीरता से विचार किया गया है। आदि आचार्य भरत से लेकर पंडित राज जगन्नाथ तथा उनके बाद भी काव्य प्रयोजन पर विचार विमर्श रहा है। आचार्यों ने कवि और पाठक की दृष्टि से काव्य प्रयोजन पर विचार किया है। काव्य प्रयोजन की परिधि बहुत व्यापक है। इसके अंतर्गत मानव जीवन की बाह्य आवश्यकताएं, अंतरंग भावनाएं समाहित हैं। पंचम वेद के रूप में मान्य अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में, आप सभी को पता है नाट्यशास्त्र को पंचम वेद कहा जाता है। पंचम वेद में के रूप में मान्य अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने नाटक के संदर्भ में जिन प्रयोजनों की चर्चा की है वे काव्य के लिए भी घटित होते हैं, क्योंकि उस समय तक काव्य और नाटक में भेद नहीं किया जाता था, दोनों को एक ही माना जाता था। दोनों की काव्य विधा के रूप में मान्यता थी, तभी तो काव्येषु नाटकम रम्यम कहा जाता है। आचार्य भरत के द्वारा निर्दिष्ट प्रयोजन इस प्रकार हैं। धर्म, यश, आयु, बुद्धि बढ़ाने वाला हित साधक तथा लोकोपदेशक के रूप में नाटक होता है। भामह प्रथम आचार्य हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से काव्य प्रयोजन पर विचार किया है। यद्यपि उनके काव्य प्रयोजन संबंधी चिंतन में आचार्य भरत का सीधा प्रभाव दृष्टिगत होता है, तथापि उसमें कुछ नवीन तथ्यों का भी समावेश होता है, जैसे कि धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्य कलासु च प्रीतिम करोति कीर्तिम च साधु काव्य निबंधनम। काव्यालंकार जो उनका रचना ग्रंथ है, अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय इनको कहा जाता है। कला, निपुणता, कीर्ति, प्रीति, आनंद जो है की प्राप्ति को भामह ने काव्य प्रयोजन के रूप में निर्दिष्ट किया है। अर्थात 4 ये हो गए और 3 ये हो गए, 7 को इसमें लिखा है इन्होंने। धर्म अर्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलासु च प्रीतिम करोति कीर्तिम च साधु काव्य निबंधनम। उन्होंने आचार्य भरत के द्वारा निर्दिष्ट धर्म और शास्त्र को धर्म और कीर्ति के रूप में तथा बुद्धि विवर्धन को कला नैपुण्य के रूप में प्रस्तुत किया है। काव्य प्रयोजन संबंधी चिंतन में भामह ने प्रीति, आनंद की प्राप्ति को मुख्य प्रयोजन माना है, जिससे परवर्ती आचार्यों को विशेष प्रेरणा मिलती है। वामन जो है, आचार्य वामन ने दृष्ट और अदृष्ट के रूप में काव्य के 2 प्रयोजन स्वीकार किए। इनमें दृष्ट का संबंध आनंद और अदृष्ट का संबंध कीर्ति से है। दृष्ट मतलब आनंद जो सहज रूप से सामने से प्राप्त होता है, अदृष्ट मतलब कीर्ति जो यश प्राप्त होता है। वे काव्य सृजन को यश का सहज साधन मानते हैं। वामन के काव्य प्रयोजन में सर्जक, कवि तथा भावक, सहृदय दोनों का महत्व दिया है। उन्होंने आचार्य भामह द्वारा निरूपित काव्य प्रयोजन कीर्ति और प्रीति को अपने काव्य प्रयोजनों में स्थान दिया है, किंतु धर्म और मोक्ष का उल्लेख नहीं किया। अदृश्य प्रयोजनम कीर्ति हेतुत्वात् काव्यालंकार मूल वृत्ति अर्थात सत्काव्य कवि और सहृदय दोनों को आनंद प्रदान करता है। यह दृश्य प्रयोजन है और कवि को जीवन काल और जीवनोत्तर काल में भी कीर्ति प्रदान करता है। यह दृश्य अदृश्य प्रयोजन है, अर्थात अदृश्य प्रयोजन ही कीर्ति हेतुत्वात् मतलब सत्काव्य कवि सहृदय दोनों को आनंद प्रदान करता है। यह दृश्य प्रयोजन है। सामने से जो प्रत्यक्ष रूप से जो आनंद मिलता है वो दृश्य प्रयोजन है, और अप्रत्यक्ष रूप से है कवि को जीवन काल और जीवनोत्तर काल में भी कीर्ति प्रदान करता है, यह अदृश्य प्रयोजन है। हम पढ़ रहे हैं काव्य प्रयोजन संदर्भ संस्कृत साहित्य में। कुंतक ने लिखा है, कुंतक ने 10वीं शती का अंत, गलत लिखा है ये, 10वीं शती का अंत इनका समय था। काव्य प्रयोजन के विवेचन में आचार्य कुंतक ने नवीनता और मौलिकता मिलती है। उन्होंने लोकोत्तर चमत्कार के आनंद को धर्म अर्थ काम मोक्ष से बढ़कर माना है, अर्थात जो चतुष्टय
पुरुषार्थ चतुष्टय जो होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उससे भी बढ़कर लोकोत्तर चमत्कार को माना है। उनकी दृष्टि में यह अंतश्चेतना का चमत्कार पुरुषार्थ चतुष्टय को अतिक्रमित कर देता है। चतुर्वर्ग फल स्वादमपि अतिक्रम्य तद विदाम काव्यामृत रसेन अंतश्चमत्कारो वितन्यते, वक्रोक्ति जीवितम में इन्होंने लिखा है। भोजराज 11वीं शताब्दी का पूर्वार्ध इनका समय था। आचार्य भोजराज ने अपने ग्रंथ सरस्वती कंठावरण में कीर्ति और प्रीति को काव्य प्रयोजन निरूपित किया है। इनके काव्य प्रयोजन वामन निर्दिष्ट काव्य प्रयोजन से साम्य रखते हैं। मम्मट अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ काव्य प्रकाश मम्मट का ग्रंथ था, याद रखिएगा। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रयोजनों का स्पष्ट विवेचन किया है। उनके काव्य प्रयोजनों में पूर्व आचार्यों द्वारा निर्दिष्ट प्रयोजनों का समाहार भी लक्षित होता है। उन्होंने 6 प्रयोजनों का निर्दिष्ट किए हैं। उन्होंने 6 प्रयोजन यशे, अर्थकृते, व्यवहार विदे, शिवतरक्षते, बाहुक सद्य, परम वृत्तये, कांता संमित्तत्वे, क्षमा कीजिए, इसको एक एक करके पढ़ते हैं हम। 6 प्रयोजनों को उन्होंने निर्दिष्ट किया है। यश की प्राप्ति काव्य रचना का प्रमुख प्रयोजन है। कवि में अपनी रचना द्वारा यश प्राप्ति की प्रबल कामना होती है, क्योंकि यश ही उसे अमृतत्व प्रदान करता है। मृत्यु के पश्चात भी वह यश रूपी शरीर से इस जगत में विद्यमान रहता है। वस्तुतः यश शरीर जरा मरण से रहित है। आदि कवि वाल्मीकि, कालिदास, कबीर, जायसी, सूर, तुलसी, मीरा, रहीम, रसखान, प्रसाद, निराला, पंत आदि अपनी काव्य कृतियों के कारण ही अमर हैं। यह प्रयोजन वैश्विक है। यश की प्राप्ति विश्व के अनेक कवियों का प्रमुख उद्देश्य प्रतीत होता है। यद्यपि इस प्रयोजन को दुर्बलता और मंदता युक्त भी कहा गया है। कवि श्रेष्ठ मिल्टन यश प्राप्ति की कामना को उदात्त मनीषियों की अंतिम दुर्बलता कहते हैं। द लास्ट इन्फर्मिटी ऑफ नोबल माइंड्स, उदात्त मनीषियों की अंतिम दुर्बलता। कवि कुल गुरु कालिदास भी मंदः कवि यशः प्रार्थी मानते हैं। जायसी ने लिखा है, के ही न जगत जस बेचा, तथा जो यह सुने कहानी हमह संवरे दुह बोल। गोस्वामी तुलसीदास के होहु प्रसन्न देहु बरदान, साधु समाज भनित सनुमान आदि कथन यश प्राप्ति से संबंधित हैं। इससे इस प्रयोजन की व्यापकता और महत्व स्वतः सिद्ध होती है। कदाचित मम्मट ने इसीलिए काव्य प्रयोजनों में यश को प्रथम स्थान दिया है। प्रयोजनों में सबसे पहला प्रथम स्थान दिया है मम्मट ने यश को। अर्थकृते, अर्थ प्राप्ति भी काव्य का उपयोगी और व्यवहारिक प्रयोजन है। अनेक कवियों ने अर्थ प्राप्ति और आजीविका के लिए काव्य रचनाएं की हैं। संस्कृत बाणभट्ट जैसे कवियों ने महाराज हर्ष से अपनी रचनाओं पर प्रभूत धनराशि एवं सम्मान प्राप्त किया है। राजाश्रय प्राप्त करना भी अर्थकृते ही है। हिंदी का चारण काव्य, अधिकांश रीतिकालीन काव्य इस प्रयोजन से जुड़ा हुआ है। पुरस्कार और पारिश्रमिक के रूप में आज भी यह प्रयोजन अस्तित्व में है। व्यवहार विधेय, व्यवहार ज्ञान भी काव्य का महत्वपूर्ण प्रयोजन है। काव्य से रचनाकार और पाठक श्रोता को लोक व्यवहार की शिक्षा मिलती है। काव्य के अध्ययन अनुशीलन में से उस युग को लोगों के मनोभावों, विचारों, आचरण और व्यवहार को भी जाना जा सकता है। काव्य से प्राप्त ज्ञान द्वारा व्यवहार या आचरण से पर्याप्त बदलाव भी देखा जाता है। शिवतरक्षते, शिवेतर की क्षति अर्थात अशिव, अमंगल का नाश, क्षमा कीजिए फिर से पढ़ते हैं इसे। शिवेतरक्षते, शिवेतर की क्षति अर्थात अशिव, अमंगल का नाश तथा अनिष्ट निवारण काव्य का प्रयोजन है। अनेक कवि इस प्रयोजन को काव्य रचना करते हैं। काव्य में लोक मंगल की व्यवस्था शिवेतर क्षति ही है। इसका स्वरूप भी वैश्विक है। संसार के अनेक देशों में मानव हित के लिए की गई क्रांतियों में कवि और उनकी रचनाओं की प्रेरणा रही है। इसी प्रकार श्रेष्ठ काव्य की रचना का प्रमुख प्रयोजन ही अनिष्ट निवारण है। इसके माध्यम से अनेक लोग अपनी तथा समाज के लोगों की पीड़ा तथा अमंगल का निवारण करते हैं। उदाहरण स्वरूप हम देख सकते हैं कि हनुमान बाहुक की रचना तुलसीदास ने अपनी बाहु पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए की थी, और आज भी बहुत से लोग पीड़ा और अन्य कष्टों के निवारण के लिए उसका नियमित पाठ पारायण करते हैं।
सद्यः परमिवृत्तये, सद्यः परमिवृत्तये। उत्कृष्ट आनंद की शीघ्र प्राप्ति काव्य का उदात्त प्रयोजन है। आचार्यों ने इस प्रयोजन को काव्य का मूल प्रयोजन स्वीकार किया है, क्योंकि काव्य से जो आनंद प्राप्त होता है वह भाव योग और ब्रह्मानंद सहोदर, ये गलत लिखा है, क्योंकि काव्य से जो आनंद प्राप्त होता है वह भाव और योग और ब्रह्मानंद सहोदर है। यह भी माना गया है कि काव्य की रचना और उसके अनुशीलन से जो आनंद प्राप्त होता है वह अनिर्वचनीय है। शीघ्र अविलंब प्राप्ति और परम शांति इसकी अन्यतम विशेषता है। कांता सम्मिततयो, कांता सम्मित में उपदेश केवल काव्य से ही मिलता है। इसमें रस और माधुर्य की प्रधानता होती है तथा शब्द और अर्थ गौण हो जाते हैं। काव्य के उपदेश की मधुरता, प्रियता और ग्राह्यता का प्रमुख कारण यह है कि यह कर्कश नहीं होता, अपितु इसका प्रकारांतर से हृदय और मन मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। मूलतः यह व्यक्ति के चिंतन को प्रभावित करता है। उपदेश की 3 पृष्ठियाँ मानी गई हैं। प्रभु सम्मित, यह श्रेणी वेद और शास्त्रों की है। यह आदेशात्मक है, इसमें शब्द की प्रधानता होती है। जिस प्रकार प्रभु राजा के आदेश की अवहेलना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार प्रभु सम्मित उपदेश की भी अवहेलना नहीं होती है। दूसरा है सुहत सम्मित, यह श्रेणी विचार विशेषतः पुराण ग्रंथों से बंधित है। अर्थ की प्रधानता के कारण इसके उपदेश का अक्षरशः पालन नहीं किया जा सकता, अपितु उसके आशय का अनुसरण किया जाता है। कांता सम्मित, यह उपदेश संबंधी काव्य से संबंधित है। इसमें शब्द और अर्थ दोनों का महत्व है। यह उपदेश रस प्रधान होता है। कारण यह है कि काव्य की विषय वस्तु या वर्ण वस्तु सुसंगठित होती है कि उसे पढ़कर या सुनकर पाठक प्रभावित होता है तथा उसे कर्तव्य बोध भी होता है। उसमें संग्रह और त्याग का विवेक भी उत्पन्न हो जाता है। काव्य के उपदेश से सहस्रथ को राम और रावण के व्यवहारगत अंतर का भी ज्ञान होता है। वह राम आदि की भांति आचरण करने के लिए प्रेरित होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आचार्य मम्मट का काव्य प्रयोजन व्यापक और व्यवहारिक है। हेमचंद्र 12वीं शताब्दी में आचार्य हेमचंद्र द्वारा दिए गए युक्त काव्य हेतुओं आनंद, यश प्राप्ति और कांता सम्मित उपदेश से आनंद प्रमुख है, क्योंकि इसका संबंध रचनाकार और सहृदय पाठक या श्रोता दोनों से है, जबकि यश का संबंध केवल कवि सर्जक से ही होता है। कांता सम्मित उपदेश का संबंध सहृदय से होता है। विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण लिखा है। आचार्य विश्वनाथ का सुप्रसिद्ध लक्षण ग्रंथ है साहित्य दर्पण। उन्होंने अपने काव्य प्रयोजनों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को महत्व दिया है। इनकी प्राप्ति काव्य के माध्यम से आनंद पूर्वक हो जाती है। वेद और शास्त्रों का प्रयोजन भी चतुर्वर्ग की प्राप्ति कराना है, परंतु इनका अध्ययन और अनुशीलन कष्ट साध्य होता है तथा ये सर्वजन सुलभ और बोधगम्य भी नहीं होते। पंडित राज जगन्नाथ ने काव्य प्रयोजनों के अंतर्गत कीर्ति, परम आह्लाद, देवताओं की कृपा प्राप्ति आदि का उल्लेख किया है। उन्होंने परम आह्लाद को ब्रह्मानंद स्वरूप स्वीकार किया है। रसानुभूति को वे श्रेष्ठ काव्य प्रयोजन मानते हैं। संस्कृत काव्य शास्त्र में निरूपित काव्य प्रयोजनों के समग्र अवलोकन से ज्ञात होता है कि आनंद की प्राप्ति तथा विचारों का परिष्करण ही काव्य का प्रमुख प्रयोजन है। काव्य प्रयोजन जो है पाश्चात्य चिंतन के अनुसार भी हम पढ़ लेते हैं। काव्य के उद्देश्य और प्रयोजन के संबंध में पाश्चात्य कवियों और समीक्षकों ने गंभीर चिंतन किया है। पाश्चात्य विद्वानों द्वारा प्रतिपादित काव्य सिद्धांतों में काव्य प्रयोजनों की चर्चा मिलती है। धर्म, नीति, सौंदर्य, कला, आनंद आदि के परिप्रेक्ष्य में काव्य प्रयोजनों पर विचार किया गया है। प्लेटो की धारणा कवि और काव्य के प्रति उदात्त नहीं है। प्लेटो के बारे में बात कर रहे हैं। प्लेटो की धारणा कवि और काव्य के प्रति उदात्त नहीं है। उनके विचारों में एकांगीपन अधिक लक्षित होता है। वे मानते हैं कि काव्य से मिथ्या कल्पना प्रसूत अभिव्यक्ति तथा भावों का उत्तेजन होता है। और अनुकरण का सिद्धांत भी इन्होंने दिया था, आप आगे पढ़ेंगे। अनुकरण का सिद्धांत
वे मानते हैं कि काव्य से मिथ्या कल्पना प्रसूत अभिव्यक्ति तथा भावों का उत्तेजन होता है, जिससे आदर्श राज्य की व्यवस्था बिगड़ सकती है। प्लेटो उस काव्य को महत्व देते हैं जिसमें नैतिक उपदेश हो और जो राज्य तथा मानव जीवन के लिए उपयोगी हो। अरस्तु जो है अरस्तु के काव्य प्रयोजन संबंधी विचार प्लेटो से भिन्न है। वे प्लेटो के विचारों से सहमत भी नहीं है। उन्होंने काव्य के मनोवेगों के उत्तेजन संबंधी प्लेटो के आरोप का अपने विवेचन सिद्धांत में समाधान भी प्रस्तुत किया है। अरस्तु की दृष्टि में काव्य का उद्देश्य विवेचन के माध्यम से मनोवेगों और मनोविकारों का भामन नहीं है, ये शमन एवं परिष्कार करना है। अरस्तु मुख्य रूप से आनंद को काव्य प्रयोजन मानते हैं। आनंद को काव्य प्रयोजन कौन मानते हैं? पाश्चात्य काव्य शास्त्र में अरस्तु मानते हैं। लॉन्जाइनस जो है उदात्त तत्व को महत्व उदांत नहीं है, उदात्त तत्व को महत्व प्रदान करने वाले लॉन्जाइनस की दृष्टि में भव्यता और उदात्तता की अभिव्यक्ति काव्य का मुख्य प्रयोजन है। उदात्तता और भव्यता। दांते, इटली के सुप्रसिद्ध कवि एवं समीक्षक दांते काव्य का प्रयोजन स्पष्ट करते हैं। किसको करते हैं? काव्य का उद्देश्य अंतता और पूर्णता व्यक्तियों को दुख की अवस्था से हटाकर सुख की स्थिति की ओर लेके जाना है। सर फिलिप सिडनी के अनुसार मानवीय सद्गुणों की प्रेरणा काव्य का प्रयोजन है। ड्राइडन आह्लादमयी शिक्षा को काव्य प्रयोजन मानते हैं। आह्लाद पर उन्होंने विशेष बल दिया है। स्वच्छंदतावादी समीक्षक एस.टी. कॉलरिज सौंदर्य के माध्यम से आनंद सिद्धि को काव्य का प्रयोजन मानते हैं। कॉलरिज ने माना है, क्या माना है? सौंदर्य के माध्यम से आनंद की सिद्धि को काव्य का प्रयोजन माना है। मैथ्यू अर्नोल्ड मनुष्य के आत्मिक विकास और सामाजिक मूल्यों को अधिक महत्व देते हैं। लियो टॉल्स्टॉय सुप्रसिद्ध रूसी साहित्यकार और विचारक हैं। उन्होंने काव्य के प्रयोजन के रूप में नैतिकता, प्रेम भाव और लोकहित को मान्यता दी है। काव्य प्रयोजन हिंदी साहित्य में किस प्रकार से प्रचलित है और किस प्रकार इसके विद्वान इसको परिभाषित करते हैं, देखते हैं। हिंदी के मध्यकालीन सुप्रसिद्ध कवि तुलसीदास ने स्वांता सुख अर्थात आत्म आनंदोपलब्धि तथा कीर्ति मनिति भूतिमलि सोई सुरसरी सम सब कहत होई अर्थात लोकमंगल को काव्य का प्रयोजन स्वीकार किया है। हिंदी के रीतिकालीन आचार्यों और आधुनिक आलोचकों ने काव्य प्रयोजन के संबंध में चिंतन किया है। रीतिकालीन कवियों के काव्य प्रयोजन के निरूपण में संस्कृत आचार्यों के ग्रंथों का विशेष प्रभाव लक्षित होता है। आचार्य सोमनाथ का लक्षण रस पीयूष निधि लक्षण ग्रंथ जो है सोमनाथ का रस पीयूष निधि है, उनमें उन्होंने कीर्ति, वित्त, विनोद, मंगल और सदुपदेश को काव्य प्रयोजन स्वीकार किया है। सोमनाथ ने रस पीयूष निधि में कीर्ति, वित्त, विनोद, मंगल और सदुपदेश को काव्य प्रयोजन स्वीकार किया है। कीरति वित्त विनोद अति मंगल को देती करे भलो उपदेश नित बहु कवित्त चित चेती। कीर्ति, वित्त, मंगल और उपदेश के साथ विनोद को सम्मिलित करना सोमनाथ की मौलिकता है। आचार्य वामन द्वारा निरूपित काव्य प्रयोजन प्रीति में विनोद का समावेश हो सकता है, किंतु अपेक्षाकृत अधिक सरल और स्पष्ट है। इसी प्रकार अति मंगल की देती को आचार्य मम्मट के मत की अपेक्षा अधिक सकारात्मक और सुबोध भावपूर्ण माना जा सकता है। इस प्रकार सोमनाथ का काव्य प्रयोजन संस्कृत के आचार्यों से प्रभावित होते हुए भी मौलिकतापूर्ण है। भिखारी दास आचार्य भिखारी दास का प्रसिद्ध लक्षण ग्रंथ काव्य निर्णय है। इस ग्रंथ में उन्होंने तपा, सिद्धि, संपत्ति प्राप्ति, यश प्राप्ति, आनंद की उपलब्धि, सहज रूप में शिक्षा की प्राप्ति को काव्य प्रयोजन स्वीकार किया है। उनके प्रयोजन निरूपण पर आचार्य मम्मट का प्रभाव है। दास ने हिंदी के प्रसिद्ध कवियों के माध्यम से काव्य प्रयोजन को स्पष्ट किया है। तप, सिद्धि, संपत्ति प्राप्ति, यश प्राप्ति, आनंद की उपलब्धि, इन्होंने इसको काव्य प्रयोजन माना है। इन्होंने उदाहरण सहित लिखा है, इसको पढ़ लेते हैं। एक लहै तप पुंजन को फल ज्यों तुलसी अरुसूर गोसाई। एक लहै बहुसंपत्ति के सब भूषण ज्यों बर बीड़ बढ़ाई। एकन को जस ही सो प्रयोजन है रस खानी रहीम की नाई। दास कवितन की चर्चा बुद्धिबंतन को सुख दें सब ठाई।
अर्थात यहाँ पे संपत्ति भी है, तप भी है और फल भी है और यश भी है। तो यह उन्होंने बताया। यहाँ यह माना जा सकता है कि हिंदी के कवियों को उद्धृत कर भिखारी दास हिंदी के स्वतंत्र काव्य शास्त्र को व्यक्त करना चाहते हैं। आधुनिक काल में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य के विभिन्न पक्षों का चिंतन किया है। वे लोकहित, आनंद तथा नीति और सात्विक भावों के उन्नयन को काव्य का प्रयोजन मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आनंद और मंगल की सिद्धि काव्य का मूल एवं व्यापक प्रयोजन है, जिसके दो स्वरूप हैं, साधनावस्था और सिद्धावस्था। वे सौंदर्य के माध्यम से आनंद और लोक मंगल के विधान को प्रयोजन निरूपित करते हैं। शुक्ल जी ने काव्य प्रयोजनों का निरूपण प्रायः सामाजिक दृष्टि से किया है। चिंतामणि भाग 1 में निबंध कविता क्या है में काव्य के प्रयोजन को व्यक्त करते हुए उन्होंने लिखा है। ये गद्यात्मक लिखा है, पढ़ लेते हैं इसको हम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या लिखा है? कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों से संकुचित मंडल के ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाती है। कविता ही मनुष्य को प्रकृत दशा में लाती है और जगत के बीच उसका अधिकाधिक प्रसार करती हुई मनुष्यता की उच्च भूमि पर ले जाती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। यह अमर वाक्य है, इसको याद कर लीजिएगा। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है, आपको याद रखना ही चाहिए, आता ही है। रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार जो गद्य है, एक बार इसको फिर से पढ़ लेते हैं। कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों से के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर ले आती है। कविता ही मनुष्य के प्रकृत दशा में लाती है और जगत के बीच उसका अधिकाधिक प्रसार करती हुई मनुष्यता को की उच्च भूमि पर ले जाती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं कि मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। द्विवेदी जी की काव्य प्रयोजन संबंधी धारणा मुख्यतः मानवतावादी है। उन्होंने एक निबंध ही लिखा है जिसका शीर्षक है मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। इस निबंध में वे लिखते हैं, यह साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी वस्तुतः काव्य या कला का प्रयोजन जीवन के लिए मानते हैं। उनका दृष्टिकोण मानवतावादी है। इस संदर्भ में उनका कथन द्रष्टव्य है, साहित्य के उत्कर्ष या अपकर्ष के निकष की एकमात्र कसौटी यही हो सकती है कि वह मनुष्य का हित साधन करता है या नहीं। जिस बात के कहने से मनुष्य पशु सामान्य धरातल के ऊपर नहीं उठता, वह त्याज्य है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के काव्य प्रयोजन संबंधी चिंतन में भारतीय पाश्चात्य विचारों का समन्वय है। उनके अनुसार साहित्य का उद्देश्य है जीवन के किसी मार्मिक स्वरूप या स्थिति का ज्ञान कराना। उनकी मान्यता है कि हास्य या मनोरंजन के लिए रचित साहित्य में युग का प्रतिनिधित्व नहीं होता। उनकी दृष्टि में साहित्य राष्ट्रीय जीवन के लिए उपयोगी है। निष्कर्षतः वाजपेयी जी की दृष्टि में आत्मानुभूति काव्य का प्रयोजन है। डॉक्टर नगेंद्र के काव्य प्रयोजन संबंधी विचार मनोवैज्ञानिक तथ्यों से युक्त हैं। वे आत्माभिव्यक्ति को साहित्य का मूल तत्व मानते हैं। आत्माभिव्यक्ति से कवि या लेखक को सृजन सुख की प्राप्ति होती है। डॉक्टर नगेंद्र का कथन द्रष्टव्य है, आप इसे दोष मानिए या गुण, मेरी अंतर्मुखी प्रकृति आनंद से बढ़कर आत्मकल्याण अथवा लोक कल्याण की कल्पना करने में असमर्थ रही है। विचार और विवेचन उनका ग्रंथ था। वस्तुतः डॉक्टर नगेंद्र व्यक्तित्व के संस्कार को काव्य का उद्देश्य मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र डॉक्टर भगीरथ मिश्र के काव्य प्रयोजन संबंधी विचारों में भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्रीय चिंतन का समन्वय है। उन्होंने काव्य प्रयोजन को 7 रूपों में विवेचित किया है। पहला है कला के लिए, कला जीवन के लिए, जीवन के पलायन के अर्थ, मनोरंजन अथवा आनंद के लिए, सेवा के अर्थ, आत्म साक्षात्कार के अर्थ, एक सृजनात्मक आवश्यकता की पूर्ति। डॉक्टर मिश्र की मूल मान्यता है कि काव्य एवं सृजनात्मक आवश्यकता है। सारांश भी पढ़ लेते हैं। काव्य के 3 हेतु, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। भामा, वामन, हेमचंद्र, पंडित राज जगन्नाथ आदि आचार्यों ने प्रतिभा को विशेष महत्व प्रदान किया है। व्युत्पत्ति एवं अभ्यास को प्रतिभा का संस्कारक माना है।
इन आचार्यों ने प्रतिभा को नैसर्गिक और जन्मजात स्वीकार किया है। व्युत्पत्ति के लिए निपुणता शब्द का व्यवहार किया गया है। लोक और शास्त्र का व्यापक ज्ञान तथा अनुभव व्युत्पत्ति में समाहित है। अभ्यास से प्रतिभा संस्कारित होती है और रचना में निखार आता है। बिना अभ्यास के प्रतिभा कुंठित हो जाती है। आचार्यों ने प्रतिभा के दो भेद किए हैं, सहजा और औपदेशिकी। सहजा और आहार्या या औपदेशिकी। राजशेखर ने प्रतिभा के कार्यत्री और भावेत्री नामक दो भेद किए हैं। राजशेखर ने कार्यत्री प्रतिभा और भावेत्री प्रतिभा नामक दो भेद किए हैं। संस्कृत के आचार्यों के आधार पर हिंदी के रीतिकालीन आचार्य कवियों ने काव्य हेतु पर विचार किया है, जो प्रायः परंपरागत अधिक है। आधुनिक काव्य में हिंदी आलोचकों ने नवीन और व्यापक रूप में काव्य हेतुओं पर चिंतन किया है। काव्य के समुचित आस्वादन के लिए काव्य हेतुओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। काव्य या साहित्य के संदर्भ में प्रयोजन का उल्लेखनीय महत्व आदि आचार्य भरत से पंडित राज जगन्नाथ तथा बाद में अन्य आचार्यों द्वारा निरूपित किया गया है। भरत, भामह आदि आरंभिक आचार्यों के प्रयोजन निरूपण में चारों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का महत्व स्वीकार किया गया, किंतु परवर्ती आचार्यों ने यश, अर्थ प्राप्ति और आनंद को विशेष महत्व दिया। आचार्य कुंतक ने लोकोत्तर चमत्कार आनंद की अनुभूति को काव्य का प्रयोजन सिद्ध किया है। आचार्य मम्मट ने काव्य के 6 प्रयोजन माने: यश प्राप्ति, अर्थ लाभ, व्यवहार ज्ञान, अशिव का नाश अर्थात अमंगल का नाश, शीघ्र उत्कृष्ट आनंद की प्राप्ति तथा कांता सम्मित उपदेश। मम्मट के प्रयोजनों के अंतर्गत लौकिक, अलौकिक, वैयक्तिक, सामाजिक, आंतरिक और बाध्य सभी का सामंजस्य है। हिंदी के रीतिकालीन कवियों द्वारा बताया गया काव्य प्रयोजन संस्कृत के आचार्यों द्वारा निरूपित काव्य प्रयोजनों पर आधारित है। आचार्य सोमनाथ, भिखारीदास, कुलपति मिश्र हैं, ये मिश्र भी लिखिएगा, कुलपति मिश्र आदि ने काव्य प्रयोजन पर विचार किया है। आधुनिक काल में आचार्य रामचंद्र शुक्लाचारी प्रसाद द्विवेदी और नंद दुलारे वाजपेयी, भगीरथ प्रसाद मिश्र आदि ने काव्य प्रयोजन पर चिंतन किया है। पाश्चात्य विचारकों ने भी अपने प्रतिपादित सिद्धांतों के अंतर्गत काव्य प्रयोजनों पर विचार किया है। अवधारणात्मक शब्द जो हैं वो भी पढ़ लेते हैं। काव्य हेतु, काव्य के कारण या हेतु भारतीय काव्यशास्त्र में चर्चा के विषय रहे, यही रचना के मूल कारण हैं। काव्य हेतु जो होते हैं रचना के मूल कारण होते हैं। काव्य प्रयोजन, कविता का उद्देश्य काव्य प्रयोजन माना जाता है। भारतीय काव्यशास्त्र में यश, अर्थ, आनंद आदि को काव्य का प्रयोजन माना गया है। इसी प्रकार पाश्चात्य काव्य चिंतन में मानसिक चिकित्सा, जीवन की आलोचना आदि को काव्य प्रयोजन माना गया है। काव्य प्रतिभा, संस्कृत काव्यशास्त्र काव्य रचना में प्रतिभा को सर्वोच्च महत्व देता है। सहजता प्रतिभा ही काव्य रचना को संभव बनाती है। सहजा प्रतिभा ही काव्य रचना को संभव बनाती है। व्युत्पत्ति और अभ्यास काव्य के हेतु हैं। आचार्य रुद्रट ने इन्हें काव्य हेतु माना है। दंडी ने शास्त्र ज्ञान को व्युत्पत्ति माना है। यह अध्ययन से ही संभव हो पाती है। तो मित्रों, ये था काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन पर हमारा वीडियो। इसको एक बार पूरा सुन लीजिएगा और सुनने से ही आपको लगभग आधा याद हो जाएगा। इसका मनन जरूर कीजिएगा। इसको पूरा मैंने कवर कर दिया है। आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।